चैप्टर नंबर 31 है एसिड बेस रेगुलेशन रीनल का। इसके अंदर बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। ये इसमें के अंदर से एक क्वेश्चन आता है जो कि वो सिनेरियो बना के दिया होता है कि उसमें जज करना होता है कि बॉडी में क्या हो गया, एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी। एसिडोसिस अल्कलोसिस क्या होता है भला? ये हाइड्रोजन आयन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाइड्रोजन आयन की इसीलिए रेगुलेशन बॉडी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एसिडोसिस हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा तो अल्कलोसिस हो जाएगी। जो भी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करती हैं, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करती हैं, उन्हें एसिड कहा जाता है। जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है उन्हें बेसिस कहा जाता है। और एक चीज़ होती है अल्कली। अल्कली वो होती है जिसके अंदर मेटल के साथ कोई भी मेटल के साथ OH साथ लगा हो, वो अल्कली होती है। नॉर्मल बॉडी की पीएच होती है वो 7.4 होती है, सबको पता है। ये आर्टीरियल ब्लड की पीएच है। अगर वेनस ब्लड की पीएच की बात करें तो वो 7.35 से 7.4 के दरमियान होती है। वो अलग से अगर पूछे तो वो एमसीक्यू वगैरह में बता देना। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है। जो जोन सा भी एसिड आसानी से हाइड्रोजन को डोनेट कर देना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जाहिर सी बात है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी से हाइड्रोजन को दिख जा रहा है। हाइड्रोजन ज़्यादा तो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग के पास हाइड्रोजन ज़्यादा तो एसिड ही एसिड। ठीक है, जो थोड़ा मुश्किल से हाइड्रोजन को डोनेट करे वो थोड़ा वीक एसिड होता है। इसी तरह बेसिस का है उससे अपोजिट। हाइड्रोजन तो हमने चलो समझ लिया, लेकिन जो ये एसिडिक करता है एनवायरनमेंट को, तो बेसिक कौन सी चीज़ करती है एनवायरनमेंट को? बेसिक करती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट एक दूसरी चीज़ है हाइड्रोजन के बिल्कुल अपोजिट, जो कि एनवायरनमेंट को बेसिक करती है। अगर बॉडी में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गया तो बॉडी की कंडीशन अल्कलोटिक हो जाएगी। इसके बाद अगर हम पीएच की चेंजेस को हम कंट्रोल किस तरह करते हैं बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन की रेगुलेशन को बेसिकली 3 तरह से करते हैं। बफर्स के जरिए, लंग्स के जरिए और किडनी के जरिए। बफर वो होते हैं कि जो कि जब भी एक एसिड जब किसी बेस के साथ मिलता है, अच्छा, तो इसमें एक वीक एसिड होता है और एक सॉल्ट होता है, वो मिलके बाइकार्बोनेट बना देते हैं, कार्बोनिक एन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका एंजाइम होता है, ये याद रख लेना है। और हाँ, बफर का मेनली काम ही होता है, बफर सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर पीएच चेंजेस को वो रेजिस्ट करे। कोई भी उसके अंदर पीएच चेंज हो रही है तो बफर उसको रेजिस्ट करता है किसी भी तरह से। वो तरह क्या होती है कि या तो अगर एसिडिक हो ही जा रही है तो कंडीशन तो वो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है, एसिडिक नहीं होने देता। अगर बेसिक हो जा रही है तो वो हाइड्रोजन को अपने से रिलीज होने देता है, उसकी हाइड्रोजन के साथ इस तरह जोड़ तोड़ का बड़ा उसके साथ उसके अंदर वेरिएबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन को जाने देता है कि एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो रही है। हाँ, बाकी ये जो 3 चीज़ें थी, केमिकल, एसिड बेस, बफर, उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर और किडनी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमने एसिडिक या अल्कलोटिक कंडीशंस को एक्सट्रीम पे नहीं जाने देना, मतलब वरना हमें नुकसान हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद हमने बाइकार्बोनेट बफर पढ़ लिया कि बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, वो रेगुलेट करता है। उसके बाद फोस्फेट बफर है, फोस्फेट की मदद से करता है। ये 2 जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एक तो होता है क्या कहते हैं, वो मतलब किडनी के अंदर भी प्रेजेंट होता है और ये सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और वहाँ से फोस्फेट की रेगुलेशन करता है। इसकी पीएच 6.8 तक होती है और मतलब ज़्यादा जो नॉर्मल पीएच है ना उससे ज़्यादा दूर नहीं है इसकी पीएच। उसके बाद प्रोटीन बफर है। प्रोटीन बफर उसकी मतलब ये तीनों उनकी टाइप्स हैं बफर की। प्रोटीन बफर ये है कि प्रोटीन बफर इन तीनों से बड़ा स्लो होता है। स्लो इस सेंस में होता है कि उसको हाइड्रोजन निकालने और वापस सेल के अंदर होते हैं ना, तो सेल से निकालने और सेल के अंदर डालने के लिए बड़ा टाइम लगता है। सिवाय आरबीसीज में प्रोटीन बफर ज़्यादा थोड़ा तेज़ होता है। बाकी आमतौर पर प्रोटीन बफर बड़ा स्लो होता है हर सेल के अंदर, क्योंकि उसे आना जाना पड़ता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है, मतलब हाँ, जब भी रेस्पिरेशन की बात आएगी ना तो उसके अंदर CO2 को देखना है, और जब भी मेटाबॉलिक की बात आएगी ना, एक रेस्पिरेटरी होता है उसमें CO2 को देखना है, जब भी मेटाबॉलिक की बात आएगी उसमें हमने देखना है बाइकार्बोनेट को। ठीक है, बाकी जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है ना एसिड बेस की, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट वाली हम बफर पढ़ के आ गए हैं और ये भी बड़ी मतलब बेसिक सी बात है कि कैसे आसान से लिखे हुए। अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो बॉडी एसिडोसिस की तरफ जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, जिससे एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ जाएगी। एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ जाएगी तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे और CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, वो बाहर निकलती जाएगी रेस्पिरेशन करते करते। जैसे ही वो कम हो जाएगी तो एसिडिक कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि CO2 ज़्यादा होती है अगर बॉडी में तो बॉडी एसिडिक हो जाती है। CO2 हमने निकाल दिया तो बॉडी ने ये जो हाइड्रोजन आयन बढ़े थे, एसिडोसिस हो रहा था, उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक इस तरह हो जाता है। बाइकार्बोनेट ज़्यादातर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में 85% ही अब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ एनले में तकरीबन 10% ही अब्जॉर्ब होता है। अच्छा, तो अब हमने जो पढ़ा है कि या तो सिक्रीशन हो जाती है हाइड्रोजन की, या फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, या फिर न्यू बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो किस तरह बनता है इस सेल में अगर हम देखें तो एक तो वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन की मदद से बनता है। इंटरग्लेटेड सेल्स क्या करते हैं कि इंटरग्लेटेड सेल्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टाइप ए इंटरग्लेटेड सेल्स होते हैं जो हाइड्रोजन को अंदर भेजते हैं स्पेशल टाइप के। तो इस तरह हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन हो जाएगी और एसिडोसिस से बॉडी बच जाएगी। दूसरा तरीका ये है बाइकार्बोनेट को बाहर भेजने का, और तरह से वो ये है कि ये किसी के साथ मिलकर चला जाता है। या फिर मतलब अगर बाइकार्बोनेट को हमने रीअब्सॉर्ब कराना हो ना बॉडी में, तो वो ये तरीका है कि पहले जो हाइड्रोजन इधर बाहर निकला था ना, उस हाइड्रोजन के साथ बाइकार्बोनेट मिलता है तो ये बना देता है कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड जब CO2 और H2O के साथ मिलेगा तो यहाँ पे टूट जाएगा और CO2 अंदर आ जाएगी। CO2 इसमें ये ब्रेक डाउन होगा, CO2 अंदर आ जाएगी। CO2 अंदर जाके फिर वाटर के साथ मिलके, कार्बोनिक एसिड के साथ मिलके दोबारा से बाइकार्बोनेट बना देगी। इस तरह से ये अगर इधर H निकला था ना, उसने मदद की दोबारा से बाइकार्बोनेट बनाने की और रीअब्सॉर्ब कराने की। तो जितना H बाइकार्बोनेट बनता है उतना ही हाइड्रोजन यूज़ होता है, तो जितने H यूज़ होंगे उतना बाइकार्बोनेट बनेगा। ये इसका टाइट्रेशन का एक तरीका लिखा है। प्राइमरी एक्टिव एक्सक्रीशन हमने देख ली, वो एक्टिव एक्सक्रीशन ATP की मदद से होती है, जाहिर सी बात है ATP से एक्सक्रीशन होती है। और हाँ, जो एक्सेस हाइड्रोजन हमारे पास होता है ना, वो अमोनिया के साथ मिल जाता है या फिर फॉस्फेट के साथ मिल जाता है और न्यू बाइकार्बोनेट बनाना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर। जिस तरह के वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम H एक्सक्रीट करना चाहते हैं बॉडी से, तो H हम फ्री फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं कर पाते इतनी क्वांटिटी ऑफ यूरिन के अंदर जो कि नॉर्मल है। हमें उसको एक्सक्रीट करने के लिए उसे कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ भेजना पड़ता है। कंबाइंड फॉर्म में फॉस्फेट है या फिर अमोनिया। पहले अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट इधर यहाँ से अगर H निकलेगा तो वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करके बाहर निकल जाएगा बॉडी के साथ। H फॉस्फेट के साथ यहाँ पे बाइंड करेगी, किसी तरह बाहर निकल
निकल जाता है। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया वाला सिस्टम फॉस्फेट की निस्बत ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। वो इस तरह से, क्योंकि दो तरीके हैं, या तो अमोनिया उसी तरह से फॉस्फेट की तरह से अमोनिया निकलेगा और अमोनिया हाइड्रोजन को बाइंड करा के अपने साथ एक्सक्रीट करा देगा। अगर एक्सक्रीट नहीं कराता तो हमारे पास दूसरा तरीका ग्लूटामीन एक चीज़ है, उसको अगर हम दो में तोड़ें तो बाइकार्बोनेट बनता है और एक अमोनिया बन जाता है। तो बाइकार्बोनेट दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो गई है। तो हम बॉडी अगर एसिडिक है बॉडी, तो हम बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं, ग्लूटामीन को तोड़वा के बॉडी इसको खुद मैनेज कर सकती है, ताकि बॉडी की एसिडिक कंडीशन को रोका जा सके और एल्कोलोटिक की तरफ भेजा जा सके। बाकी इधर बस लिखा हुआ है जितना NH4 होगा उतना ही अपने साथ वो हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। तो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम जितने हाइड्रोजन उतने NH4 होंगे, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में ये होता है कि अगर बॉडी एसिडिक हुई है तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल देगी तो दोबारा बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। वो निकालती कैसे है, या तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मतलब बॉडी अगर एसिडिक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, CO2 सॉरी, और CO2 टूटेगी तो फिर निकलता जाएगा बॉडी के अंदर से। और जिस तरह ये CO2 यहाँ पे अगर टूटेगी तो निकलता जाएगा और फिर बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी। दूसरा एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन का काम हम सारे चैप्टर्स में पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक तो सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराना है और मतलब उसके साथ साथ ये उसकी भी पोटेशियम की एक्सक्रीशन करता है और हाइड्रोजन की भी एक्सक्रीशन करता है। हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन करता है तो दोबारा बॉडी दोबारा एसिडिक से नॉर्मल होती जाती है, एसिड बॉडी से निकलता जा रहा है। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 टेबल ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। ये सारी वही बातें हैं, जिस तरह पार्शियल प्रेशर वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, ताकि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। हाइड्रोजन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगी बॉडी, तभी उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन यहाँ पे पड़ा है वो भी हाइपोकैलेमिया में भी हो जाएगा, इन सारों में उल्ट हो जाएगा। बाकी इसके बाद इस चीज़ में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ये बस इस चैप्टर में ये एंड वाले ब्लू बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में से क्लिनिकल आता है। ये एक बार रीड कर लेना बस और सारी समझ आ जाएगी। सारी समझ सबसे ज़्यादा तो इस टेबल से आ जाएगी, पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी। अगर तो आर्टीरियल ब्लड सैंपल हमने लिया, उसके अंदर पीएच वो पहले बताएंगे। पीएच अगर एसिडिक है 7.4 से कम है तो एसिडिक है, अगर 7.4 से ज़्यादा है तो एल्कोलोटिक है। अगर एसिडिक पीएच है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पहले मैंने बताया था कि क्यों होता है जब हम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी रेस्पिरेटरी को देखना है, मेटाबॉलिक की बात होगी तो उसको देखना है बाइकार्बोनेट को। अब बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो तो बॉडी एल्कोलोटिक हो जाती है, ठीक है। तो एसिडोसिस में क्या होगा, बाइकार्बोनेट कम होगा। जो नॉर्मल वैल्यू 24 है बाइकार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड की 40 है, ये याद रख लेनी है, ये पक्की याद रखनी है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू 24 से कम है तो बॉडी और पीएच भी कम थी तो बॉडी एसिडिक थी, और एसिडिक कौन सी थी, मेटाबॉलिक एसिडिक थी, ठीक है। और उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी कि अब बॉडी होगी एसिडिक, तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन उसकी क्या होगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो भी कम कर देगी, बॉडी 40 से कम कर देगी। पहली बॉडी एसिडिक थी, बाइकार्बोनेट बहुत कम था, अब बाइकार्बोनेट हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर देते हैं, बॉडी एसिडिक हो तो बॉडी नॉर्मल होने की तरफ चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एसिड निकल ही जा रहा है। इसी तरह रेस्पिरेटरी अगर एसिडोसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है 40 से बढ़ी हुई है, तो अब हम उसको तो कम नहीं कर पा रहे क्योंकि एसिडोसिस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट को बढ़ा देंगे। बाइकार्बोनेट बेसिक की तरफ लेके जाता है, और ज़्यादा बाइकार्बोनेट ज़्यादा बेसिक की तरफ लेके जाता है, और ज़्यादा CO2 ज़्यादा एसिडिक की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अल्कलोसिस की कंडीशन में ये होगा इसके उल्ट। अगर मेटाबॉलिक सेम वही मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू 24 से कम होगी, जो कि उसकी नॉर्मल ज़्यादा होगी, जो कि उसकी 24 नॉर्मल वैल्यू है। बाइकार्बोनेट अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगा, अल्कलोटिक हो जाएगी बॉडी, तो उसके लिए बॉडी क्या करेगी, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन करेगी और CO2 को भी बढ़ा देगी। कैसे बोला, रेस्पिरेशन ज़्यादा कम, थोड़ा रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगी रेस्पिरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और एसिडोसिस की तरफ बॉडी जाती जाएगी और थोड़ा सा बराबर हो जाएगा हिसाब। इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अगर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो जाए 40 से भी, तो अल्कोलोटिक हो जाएगी बॉडी। अल्कोलोटिक हो जाएगी तो फिर उसको हम करने के लिए सही बाइकार्बोनेट को भी कम कर देंगे। बाइकार्बोनेट क्योंकि जितना कम हो उतनी बॉडी एसिडिक चली जाती है, ये भी रिलेटिव है सारी चीज़ें, ये इस तरह याद रख लेना। इसके बाद कुछ और इसी तरह लिखे हुए हैं जो कि क्लिनिकल के अंदर ट्रिक्स हैं। पहले तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को देखना। कार्बन डाइऑक्साइड अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी क्यों होगा, अगर बंदा बहुत ज़्यादा सांस ली जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकली जा रही है हाई एल्टीट्यूड पे, तो अल्कलोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होता है, कुछ वजह हैं जिनमें होता है रीनल फेलियर, अगर किडनी नहीं निकाल पा रही एसिड तो भी किडनी खराब होगी तो भी एसिडोसिस हो जाएगा। अगर एसिड लेना शुरू हो गया फूड के अंदर तो भी एसिडोसिस हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस में ये होता है कि जो बॉडी है ना वो ग्लूकोज नहीं तोड़ पाती, तो जाहिर सी बात है वो फिर फैट्स वगैरह से एनर्जी लेती, कीटो एसिडोसिस हो जाता है। कीटो एसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटस के एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाती है, हमेशा याद रखना। और एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी के अंदर। उसके अलावा वोमिटिंग अगर हो जाएगी, वोमिटिंग के अंदर भी हम बॉडी से निकाल देते हैं बाइकार्बोनेट वगैरह, तो उसकी मदद से ये हो जाएगा कि बॉडी एसिडोसिस हो जाएगा। डायरिया में भी एसिडोसिस हो जाएगा, फीसिस वगैरह के जरिए बाइकार्बोनेट निकल जाएगी। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर रीनल ट्यूब्यूल सही तरह काम नहीं कर पा रही, हाइड्रोजन को नहीं निकाल पा रही, तो भी एसिडोसिस हो जाएगा। क्लोटिंग में भी इस तरह कुछ कंडीशन, एक्सेस एल्डोस्टेरोन हो गया, जिस तरह होता है कि कौन सी चीज़ में कौन डिजीज़ थी शायद उसमें होता है, और डायूरेटिक्स अगर हमने डाल दिए हैं, ठीक है। इस तरह अगर इनका ट्रीटमेंट पूछ लें तो ये एसिडोसिस और अल्कलोसिस का, तो ये साथ लिखना है। अगर अल्कलोसिस हो जाएगा तो हम सोडियम अमोनियम क्लोराइड उसको पिला देंगे या खिला देंगे, मतलब एसिडिक ही करेगा ना उसे। और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडिक होगी बॉडी तो हम उसे सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, तो फिर ये ट्रीटमेंट में हमने लिख देना है। ये हम 2 पेज पढ़ लेना अगर, तो हमारा इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। उसके बाद ये एक एनोनिक गैप अजीब बस फाइक सी चीज़ लिखी हुई है, इसमें ये फॉर्मूला याद रख लेना। सोडियम के अंदर से अगर हम निकालेंगे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को इकट्ठा करके तो 12 हमारे पास वैल्यू आएगी, ये इसी तरह याद रख लेनी है। और हाँ, अब ये टेबल छोटा सा याद रख लेना कि एसिडोसिस के अंदर एनोनिक गैप बढ़ जाता है, हाँ, और अल्कलोसिस में एनोनिक गैप कम हो जाता है। इसी तरह बाकी चीज़ें, डायबिटीज मेलाइटस में भी जाहिर सी बात एसिडोसिस होगा, एनोनिक गैप बढ़ जाएगा। क्रोनिक रीनल फेलियर में, एस्पिरिन, मेथनॉल पॉइजनिंग में, स्टारवेशन में, इसी तरह डायरिया वगैरह के अंदर ये एडिसन डिजीज़ में ये कम हो जाएगा।